हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले हम रेस्पिरेशन क्या है वो समझेंगे। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है? आप लोगों ने ये टर्म सुना है, बार बार सुना है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट, उसे हम रेस्पिरेशन कहेंगे। रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रेथिंग जिसे हम कहते हैं, ब्रीथिंग सिस्टम, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उस सिस्टम को सिर्फ रेस्पिरेशन का एक पार्ट माना जाता है, कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है। क्योंकि जब भी रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी हमने फूड बनाया उसका ब्रोकन डाउन होना, वो कंप्लीट एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन की। जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रेथ इन ब्रेथ आउट वो पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन है। तो वो हमेशा वो मिस्टेक मत करना कि रेस्पिरेशन मतलब ब्रेथिंग। ब्रेथिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर डिफरेंट, वो अलग है। ब्रेथिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, दैट इज नॉट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। लास्ट हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया था। वही डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ था, फूड हमारा डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बन गया था और वो ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच गए। लेकिन वो सेल्स को ग्लूकोज डायरेक्टली एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता फॉर डिफरेंट टास्क। हमने ऐसा सुना है कि हमें एनर्जी के लिए फूड एसेंशियल है, फूड खाना एसेंशियल है। तो हमने जो फूड खाया है उसका डाइजेशन हो रहा है और हमें एनर्जी मिल रही है, लेकिन वो एनर्जी डायरेक्टली फूड से तो नहीं मिलती है। वो एनर्जी हमें फूड से, जो डाइजेशन होने के बाद जो ग्लूकोज बना है, उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी लिबरेट करनी है। वो एनर्जी हम लिबरेट कर रहे हैं। तो जब भी ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच गया है तो क्या डायरेक्टली वो सेल से एनर्जी ले लेगा? नहीं, वो डायरेक्टली सेल से एनर्जी नहीं लेता। वही प्रोसेस को हम कहेंगे रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दरमियान ही फूड का ब्रोकन डाउन होता है और एनर्जी लिबरेट होती है। हम जो ब्रीथिंग करते हैं उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस। हम बहुत छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं कि ब्रीथ इन में ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रेथ आउट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करते हैं। तो क्या ऐसे ही हम ऑक्सीजन ले रहे हैं? हमें ऑक्सीजन बस लेना है, सोते जगते खाते पीते हर टाइम हम कभी भी निकलते हैं तो ऑक्सीजन सांस हम लेते रहते हैं, ऑक्सीजन आता रहता है। तो क्या ऐसे ही हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं? ऑक्सीजन की जरूरत क्या है? व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। हमने ऐसा भी सुना है कि विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा कंसेप्ट है, ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो ये ब्रोकन डाउन ऑफ फूड में हेल्प करता है और एनर्जी लिबरेट करता है, और दैट एनर्जी वी आर यूज फॉर आवर वेरियस पर्पस। कैसे देखते हैं? जैसे हमने फूड बनाया था, उस फूड को हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच गया और ग्लूकोज का अगर हम फॉर्मूला देखें तो दैट इज C6H12O6। यहाँ पे हो जाता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन हमें मिलता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। जब भी ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, जो हम ब्रीथिंग करते हैं, ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग करते हैं, क्यों? तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके इसे कन्वर्ट करेगा CO2 H2O और एनर्जी लिबरेट करेगा, और एनर्जी यहाँ पे लिबरेट करेगा, और ये एनर्जी ही हम यूज करते हैं फॉर वेरियस पर्पस। ये एनर्जी सेल से सेल तक पहुंचती है और हम ये एनर्जी वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंड विद ग्लूकोज एंड इट्स लिबरेटेड इनटू CO2 H2O एंड एनर्जी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसे ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी हमें मिलती है वो O2 और ग्लूकोज के कंबाइन होने से मिलती है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है इनटू CO2 H2O एंड एनर्जी, और वही एनर्जी हम यूज करते हैं। अभी एक चीज आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? जब भी ग्लूकोज मिला वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा और ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होकर जो एनर्जी लिबरेट करता है, वो एनर्जी भी कहाँ लिबरेट हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
एनर्जी भी माइटोकॉन्ड्रिया में लिबरेट हो रही है। तो ये एनर्जी फॉर्म हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, सो इट्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी वजह से इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट है कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, जो ऑक्सीजन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है तो वो अलग अलग तरीके से करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लेक ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज अ डिफरेंट पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। डिफरेंट पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन कैसे है वो हम करते हैं। पहले ये जो प्रोसेस है C6H12O6, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुवेट में, पायरुवेट और पायरुविक एसिड। यहाँ पे 6 कार्बन है जिसका ब्रेकडाउन होकर यहाँ पे हो जाएगा 3 कार्बन, 3 कार्बन मॉलिक्यूल मतलब पायरुवेट। ये प्रोसेस इतनी होनी ही है, यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट होती ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। और ये प्रोसेस होती है इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। अभी क्या होगा कि यहाँ पे पायरुवेट तक प्रोसेस कॉमन है। अभी इसको अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ग्लूकोज से पायरुवेट तक का प्रोसेस कॉमन है। समझ लो ये बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। राइट द डिफरेंट पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। डिफरेंट पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन में हम तीनों एक्सप्लेन करना है। तो कार्बन, ग्लूकोज के कार्बन के 6 मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पायरुवेट। इसे हम पायरुवेट कहते हैं या पायरुविक एसिड, बोथ आर सेम। यहाँ के बाद जब ये पायरुवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वर्क करेगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होगा, तो ये हो जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी, हर एक केस में एनर्जी लिबरेट होती है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है। तो CO2 H2O एनर्जी में लिबरेट होता है कब? जब भी C6H12O6 से पायरुवेट होता है, देन पायरुवेट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल ब्रेकअप करके करेगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। नाउ लेक ऑफ ऑक्सीजन। लेक ऑफ ऑक्सीजन का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए कभी कभी? हाँ होता है। रेगुलरली हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती, नॉर्मल। अभी हम जो कर रहे हैं नॉर्मल ब्रीथिंग है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि चलो 100 मीटर 200 मीटर की रेस दौड़ के आओ, भाग के आओ, या एक्सरसाइज करने को बोलूं, तो उस टाइम पे क्या हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं? वो रेस कंप्लीट होने के बाद, वो एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हमारी सांस फूलने लगती है, ब्रीथिंग फास्ट होने लगता है। क्यों फास्ट होने लगता है? और उसके बाद अगर मैं बोलूं अगेन आप 100 मीटर की रेस दौड़ के आओ, तो उसके बाद आप और ज्यादा फास्ट ब्रीथिंग करोगे। क्यों और ज्यादा फास्ट ब्रीथिंग करोगे? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लिबरेट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। नॉर्मली ब्रीथिंग में हमें ऑक्सीजन मिल जाता है, लेकिन जब भी हम हैवी एक्सरसाइज या ऐसे दौड़ते भागते हैं, कोई रेसिंग में पार्ट लेते हैं, तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हम ज्यादा ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन एक लिमिट आ जाती है हमारी ब्रीथिंग करने की, और उस टाइम पे अगर हम ब्रीथिंग करते करते हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और एनर्जी के लिए भी हमें ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करे। अगर हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, हमें भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। बट इन केस अगर हम उतना ब्रीथिंग नहीं कर पाते, उतना ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, तब क्या होता है कि हमारे मसल्स में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है विद द लेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी के साथ ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, और तभी ये फॉर्म करता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, और ये लैक्टिक एसिड वो हमारे मसल्स को क्रैम्प करता है। इसी की वजह से हमें उस टाइम पे पेन होने लगता है।
लेकिन ये धीरे धीरे हमें रिलीफ भी हो जाएगा। अगर हम हॉट बाथ ले लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तो ये आराम से धीरे धीरे रिलीफ हो जाता है। बट मसल्स क्रैम्पिंग का रीजन है बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, और जब भी लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो वो फॉर्म करेगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। बट अगर प्रेजेंस ऑफ O2 में होता है तो वो फॉर्म करेगा CO2, H2O एंड एनर्जी। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमंस में नहीं होता, बट ये होता है ईस्ट में। ईस्ट में जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन, तो इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, जो बनाने में काम आता है अल्कोहल। तो यहाँ पे लिबरेट करेगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन होता है ईस्ट में। ईस्ट में जो रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा उसे हम कहेंगे फर्मेंटेशन, और वो ही टाइम पे वो रिलीज करेगा इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। ये सब यूज होता है इथेनॉल बनाने में, और यहाँ पे बेवरेजेस और जो ऐसे बियर और वो सब है उसमें बनाने के लिए भी इथेनॉल यूज होता है। तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ये आपका एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे फिर से मैं एक बार शॉर्टली से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल आर broken down into 3 carbon molecule, that is called pyruvate। ये कॉमन इक्वेशन है फॉर 3 pathways, प्रेजेंस, एब्सेंस एंड लेक ऑफ। जब भी पायरुवेट के साथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हो रहा है, दैट रिलीज CO2, H2O एंड एनर्जी। लेक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, दैट रिलीज द लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है इन ईस्ट, that is called fermentation and that release the ethanol, CO2 and energy। ये हो गया पाथवे। अभी हम करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में होता है। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है वो हमने अच्छे से समझ लिया है। अभी यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देख रहे हैं कि कैसे हम ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट करते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है वो हम यहाँ पे ये मैकेनिज्म से करेंगे। तो जब भी हम ब्रेथ इन करते हैं, मतलब हम एयर इनहेल करने जाते हैं, तो ये वाला जो हमारा नाक है उसे हम नेजल कैविटी कहते हैं। तो नेजल कैविटी में छोटे छोटे बाल होते हैं, वो जो भी इम्प्योरिटी है, मतलब डस्ट है या ऐसा कुछ है, उसे फिल्टर करके एयर को अंदर जाने देते हैं। और एक म्यूकस होता है, म्यूकस का एक लेयर होता है नेजल कैविटी में ही, तो वो भी एयर को फिल्टर करके अंदर भेजता है। जब भी हम ब्रेथ इन करेंगे तो सबसे पहला स्टेप नेजल कैविटी में एयर का फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि जो पॉल्यूटेड एयर, नाउअडेज हमारी एयर बहुत पॉल्यूटेड हो चुकी है, तो काफ़ी हमें लंग्स को लेके काफ़ी डिसीज भी होने लगे हैं। लेकिन जितना हो सके उतना हमारी नेजल कैविटी में एयर फिल्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद जो एयर फिल्ट्रेट होके जा रहा है वो एयर उसके बाद कहाँ जाएगा, विंड पाइप में, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। विंड पाइप इज ट्रैकिया, बोथ आर सेम। तो एयर जब हमने इनहेल किया थ्रू नेजल कैविटी, देन इट गोज इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया से वो पास होगी। ट्रैकिया के बाहर ये जो हमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द कार्टिलेजिस रिंग, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेजिस रिंग मतलब के क्या है कि जो भी ट्रैकिया है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही थिन होता है, जैसे हमारी स्ट्रो होती है वैसा। अगर हम कभी जोर से सांस ले ले या जोर से कभी एक्सेल आउट हो जाए तो वो कॉलेप्स होने के चांसेस रहते हैं। क्या कॉलेप्स हो जाता है, वो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ट्रैकिया है वो कॉलेप्स होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन रिंग ऑफ कार्टिलेज का एक फंक्शन है कि उसे प्रोटेक्ट करता है, टू प्रोटेक्ट द कॉलेप्स, कॉलेप्स होने से बचाता है। तो वो रिंग ऑफ कार्टिलेज से प्रोटेक्टेड है। मतलब कि अगर हमें छोटा क्वेश्चन कोई पूछ ले कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया को कॉलेप्स होने से बचाता है, प्रोटेक्ट द ट्रैकिया फ्रॉम कॉलेप्सिंग। नेक्स्ट यहाँ से एयर पास होके
जा रही है दो पार्ट में, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकस। एक ट्रैकिया देन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। एक राइट लंग में जा रहा है, एक लेफ्ट लंग में जा रहा है, जिसका नाम है ब्रोंकस, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकस। Then bronchus is further divided in branches, divided into many branches. That branches are called bronchi. Bronchus are further divided into branches, that is called bronchi. And later on bronchi are further divided into branches. Network like structure होता है, बहुत पूरा network like structure बना के lungs में फैल चुके हैं, 3 branches में divide हो गए, तो उसे हम कहते हैं bronchioles, उसे हम कहेंगे ब्रोंकियोलिस। तो अगेन देख लो, जब भी नेसल कैविटी से एयर आती है वो एयर देन पास इनटू द ट्रैकिया, ट्रैकिया से वो एयर जाती है ब्रोंकस में। दैट ब्रोंकस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट लंग्स में और लेफ्ट लंग्स में। देन ब्रोंकस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस दैट आर कॉल्ड ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई आर फर्दर डिवाइडेड इन मैनी थिन लाइक ब्रांचेस दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। नाउ ये ब्रोंक्यूल्स के बाहर ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे बलून लाइक, जैसे कि अगर हम बताएं तो ऐसे फर्दर डिवीजन में यहाँ पे ऐसे थिन बलून लाइक स्ट्रक्चर है। ये थिन बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली, तो ये एल्वियोली मेन फंक्शन एल्वियोली का है, बहुत ही थीन होते हैं और बलून लाइक स्ट्रक्चर है। तो इनका फंक्शन है, ये ही करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू एल्वियोली। मेन एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस। व्हाट एक्सचेंज ऑफ गैसेस? जो ब्रेथ इन में हम O2 लेते हैं और ब्रेथ आउट में CO2 आउट करते हैं, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली कहाँ पे होता है? एल्वियोली में। एल्वियोली में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो हम आगे कर रहे हैं, लेकिन ये एल्वियोली का मेन फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो है ही, और ये थीन बलून लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे ये क्यों होता है? क्योंकि ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो सरफेस एरिया बढ़ाता है। इनका मेन काम है वो सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो सके। इसका मैं थोड़ा मैग्निफिकेशन करके बताती हूँ कि ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है सपोज। तो यहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर ये एल्वियोला का स्ट्रक्चर है, और यहाँ से पास होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज पास होती है। कैपिलरीज में आता है CO2 वाला ब्लड, मतलब कि CO2, और ये पूरा भरा होता है O2 से, क्योंकि हमने जो एयर ऑक्सीजन इनहेल किया है वो यहाँ पे ट्रैकिया से, ब्रोंकस से, ब्रोंकाई से, ब्रोंक्यूलिस से एल्वियोली में जा चुका है, मतलब वो यहाँ पे आ चुका है। और कैपिलरीज से हमें मिलता है CO2 वाला ब्लड। तो CO2 वाला ब्लड यहाँ पे कैसे डिफ्यूजन होगा, एक्सचेंजेस कैसे होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है डिफ्यूजन में। तो यहाँ पे O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये जाएगा यहाँ पे और ये आएगा यहाँ पे। समझ आया कि O2 ट्रांसफर होगा कैपिलरीज में, कैपिलरी से CO2 ट्रांसफर होगा एल्वियोली में। तो यहाँ से अभी ये कैपिलरी में कौन सा ब्लड आ जाएगा? O2 गैस वाला ब्लड आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कहाँ चला गया? एल्वियोली में चला गया। समझ आया? देखो फिर से, एल्वियोली मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर मैंने बताया है, जब भी हम इनहेल करते हैं ये O2 वाला ब्लड एल्वियोली में है, और कैपिलरीज से जो ब्लड आता है, हार्ट से जो आता है, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और वो प्यूरिफिकेशन के लिए ही लंग्स में आता है, क्योंकि लंग उसे प्यूरिफाई करके डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाएगा। तो हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो CO2 रिच ब्लड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वहां से जब भी डिफ्यूजन होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, तो O2 यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, यहाँ पे CO2 ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, तो इसका डिफ्यूजन इधर होगा और इसका डिफ्यूजन इधर होगा। तो ये कैपिलरीज में अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और एल्वियोली में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अभी यहाँ पे हमारे पास CO2 वाला ब्लड हो गया, तो ये CO2 एक्सेल आउट कैसे होगा? अगेन ये CO2 है, CO2 यहाँ से एल्वियोली से जाएगा ब्रोंक्यूलिस में, ब्रोंक्यूलिस से जाएगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकस, एंड ब्रोंकस से ट्रैकिया, ट्रैकिया से नेसल कैविटी से बाहर आ जाएगा, एक्सेल आउट हो जाएगा।
ये पूरा प्रोसेस है ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट का, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिर्फ ब्रेथिंग की प्रोसेस है। आगे के वीडियो में हमने देखा था कि रेस्पिरेशन का फुल प्रोसेस है वो सेल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, दैट इज रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेटरी में सिर्फ हमने ब्रेथिंग सीखा है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग? ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। ब्रेथ इन ट्रैकिया से अंदर आके ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकाइस है एल्वियोली तक, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होके वापस सेम पाथ पे नेजल कैविटी से एक्सेल आउट हो जाना, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रेथिंग, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। क्लियर? समझ में आ गया? ओके।